आवाज नहीं आनी चाहिए किसी की भी। देखिएगा, हमने सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स पढ़ा था, तो मल्टीप्लिकेशन में दोबारा बता देता हूँ। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, लेट मैट्रिक्स इज दिस, मैट्रिक्स इज दिस, मैट्रिक्स ले लिया मैंने जिसका ऑर्डर m बाई n है और b का ऑर्डर है n बाई p। तब क्या है, स्टूडेंट म्यूट कर लीजिए बेटा, आपकी आवाज आ रही है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स से बाय मैट्रिक्स बी, जब आप मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई करते हो तो उसको डिनोट किया ए बी से, उसको हमने मल्टीप्लाई किया है ए को बी से तो उसको डिनोट किया ए बी से, और वो डिफाइन होगा। कब होगा डिफाइन, मतलब ए और बी की प्रोडक्ट हम कब कर पाएंगे, कब डिफाइन होगी, ये इंपॉर्टेंट बात है। नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन मैट्रिक्स बी। मतलब ए में तो यहां पर देखिएगा, आप दिख रहा होगा मैट्रिक्स ए में नंबर ऑफ कॉलम n है और मैट्रिक्स बी में नंबर ऑफ रो n है। मतलब ए में तो कॉलम और बी में रो इक्वल होने चाहिए। अंडरस्टैंड? दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट स्टूडेंट तभी डिफाइन होती है जब क्या होता है मैट्रिक्स ए में नंबर ऑफ कॉलम और मैट्रिक्स बी में नंबर ऑफ रो इक्वल होते हैं। एंड मैट्रिक्स ए है हमारा ए आई जे ऑफ ऑर्डर n बाई n, मैट्रिक्स बी है बी जे के n बाई के। स्टूडेंट आपकी आवाज आ रही है, प्लीज म्यूट कर लीजिए बेटा, अच्छा नहीं लगता बार बार कहना से, आपकी वजह दूसरे डिस्टर्ब हो रहे हैं, आप म्यूट कीजिएगा। जब आप ए की बी से प्रोडक्ट करते हो, जब दो मैट्रिक्स की हम प्रोडक्ट करते हैं तो क्या हो यहाँ पर सी आई के, और इन दोनों की प्रोडक्ट डिफाइन तब हो रही है, मैट्रिक्स ए में तो क्या है नंबर ऑफ कॉलम और मैट्रिक्स बी में क्या है नंबर ऑफ रोज इक्वल। मतलब पहले मैट्रिक्स में कॉलम और दूसरी में रो इक्वल है, तभी दोनों मैट्रिक्स की क्या होगी प्रोडक्ट डिफाइन हो सकती है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब हम ए आई जे की बी जे के से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी आई के, और इसका जो ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा n बाई के, वेयर जो ये आपका सी आई के है, ये क्या है यहाँ पर, ये है आपका स्टूडेंट समेशन j इज इक्वल टू 1 to n ए आई जे इंटू में बी जे। दैट इज, एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं, आप ध्यान से देखिए। मान लीजिए ए हमारा मैट्रिक्स है 1 2 3 4, दूसरा मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स है हमारा 3 4 5 और 6। जब आप इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हो तो कैसे करोगे, 1 2 3 4, ये मैट्रिक्स ए है, ये आपका मैट्रिक्स बी। ए की जगह मैट्रिक्स से डाल दीजिएगा और बी की जगह मैट्रिक्स बी डाल दी। अब आपने क्या करना है, ए की बी से मल्टीप्लाई हमेशा याद रखना स्टूडेंट, मल्टीप्लाई हमेशा रो बाय कॉलम होती है। रो बाय कॉलम, आप इस सिंबल को पहचानिए, आपने प्रोडक्ट ऐसे करना, मतलब रो बाय कॉलम। ये आपका फर्स्ट रो है, ये आपका सेकंड रो है, ये इधर आपका फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है। ध्यान से समझिएगा, फर्स्ट रो लेकर चलना आपने, फर्स्ट रो की एक बार फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई, देन एडिंग, फिर सेकंड रो लेंगे सिमिलरली, सेकंड रो लिया उसकी फर्स्ट कॉलम से और सेकंड रो की फिर सेकंड कॉलम से। एक बार मैं सिंपली लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से और फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से,
सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से और सेकंड रो की सेकंड कॉलम से। ये मैंने आपको जनरली लिख के दिखाया। प्रोडक्ट कैसे करनी है, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से, फिर सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से और सेकंड रो की सेकंड कॉलम से। इसलिए लिखा मैंने बेटा रो बाय कॉलम, यानी आपने रो की मल्टीप्लाई कॉलम से करनी है। करनी कैसे वो मैं अभी बता रहा हूं आपको। ये मैंने वैसे लिखा है which is equal to, जब आप मल्टीप्लाई करने चलोगे तो इस पहली मैट्रिक्स का रो उठाओगे फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से, यानी 1 into 3 प्लस 2 into 5। ये आपने क्या कर दिया, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से। अब फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से 1 into 4 प्लस 2 into 6। यहां पर आपने कर दिया स्टूडेंट, फिर से समझिए, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से गया है, फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से गया है। अब सेकंड रो उठाइए, सेकंड रो की पहले फर्स्ट कॉलम से करेंगे, सेकंड रो की फिर सेकंड कॉलम से करेंगे। ठीक है, सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से करो 3 into 3 प्लस 4 into 5। सेकंड रो की सेकंड कॉलम से 3 into 4 प्लस 4 into 6 which is equal to 3 1 जा 3 plus 10, 4 plus 12, 9 plus 20 और 12 plus 24। Then we get 13, 16, 29, 36। एक बार फिर करा रहा हूं, ध्यान से देखना। एक मैट्रिक्स ए लिया, दूसरा मैट्रिक्स बी लिया। मैट्रिक्स ए की जगह आपने मैट्रिक्स ए को राइट किया और बी की जगह बी को राइट किया। मल्टीप्लाई कैसे कर रहे हो आप, पहले फर्स्ट रो लिया उसकी फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से। ठीक है, फर्स्ट रो की जब फर्स्ट कॉलम से करते हो ना, कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट का प्रोडक्ट करके ऐड करते हो। 1 into 3 प्लस 2 into 5, 1 into 4 प्लस 2 into 6। सेकेंड रो की फर्स्ट कॉलम से 3 into 3 प्लस 4 into 5। फिर सेकेंड रो की सेकेंड कॉलम से आप करते हो तो 3 into 4 प्लस 4 into 6। फिर आपने क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस जस्ट इसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है। तो ए और बी की क्या यहाँ पर मल्टीप्लाई। ऐसे दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। एक एग्जांपल और लेके चलते हैं मल्टीप्लिकेशन का स्टूडेंट। लेट मैट्रिक्स से फर्स्ट रो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दूसरा आपने मैट्रिक्स भी लिया 1 -1 2 3 1 1 4 -2 3 5 प्रोडक्ट ऑफ ए बी। ए और बी का आपने प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन ए इंटू बी इज इक्वल टू, मैट्रिक्स से आपका क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैट्रिक्स बी 1 -1 2 3 1 1, थर्ड रो 4 -2 3। जब आप इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हो, अब ये भी मैंने आपको बताया था, जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो कैसे करते हो, रो बाय कॉलम, रो बाय कॉलम, रो बाय कॉलम। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी ये आपका फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। मल्टीप्लाई कैसे करना है, फर्स्ट रो
फर्स्ट कॉलम 1 into 1 प्लस 2 into 3 प्लस 3 into 4 हो गया आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 into -1 प्लस 2 into 1 प्लस 3 into -2। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 into 2 प्लस 2 into 1 प्लस 3 into 3। या आपने क्या किया स्टूडेंट, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से करके ये आया है, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम करके ये मल्टीप्लिकेशन आई, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम से ये चीज आई आपकी। उसके बाद हम कर रहे हैं सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से 4 into 1 प्लस 5 into 3 प्लस 6 into 4। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 into 1 5 into 3 और 6 into 4। या आपने सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से किया, सेकंड रो सेकंड कॉलम 4 into -1 प्लस 5 into 1 प्लस 6 into -2। सेकंड रो की थर्ड कॉलम से 4 into 2 प्लस 5 into 1 प्लस 6 into 3। यह आपने कर दिया है। सेकंड रो की एक बार फर्स्ट कॉलम से करके ये आया है, सेकंड रो की सेकंड कॉलम से करके ये आया और सेकंड रो की थर्ड कॉलम से प्रोडक्ट की तो ये आया। अब क्या रहेगा फाइनली थर्ड रो की फर्स्ट कॉलम से 7 into 1 8 into 3 9 into 4। थर्ड रो की सेकंड कॉलम से 7 into -1 प्लस 8 into -2 प्लस 9 into 3। फिर थर्ड रो की थर्ड कॉलम से 7 into 2 प्लस 8 into 1 प्लस 9 into 3। Come to the next step, थर्ड रो थर्ड कॉलम। हाँ जी, थर्ड रो सेकंड कॉलम 7 into -1 8 into 1 सॉरी 8 into 1 आए यहाँ पर और उसके बाद 9 into -2। वेरी गुड। तो इधर 1 प्लस 6 प्लस 12, इधर -1 प्लस 2 -6, 2 प्लस 2 प्लस 9 एंड 4 प्लस 15 प्लस 24 -4 प्लस 5 -12, 8 प्लस 5 प्लस 18, 7 प्लस 24 प्लस 36, -7 प्लस 8 -18, 40 प्लस 8 प्लस 27। आफ्टर दैट इन तीनों को आप ऐड कर दोगे तो दोनों मैट्रिक्स का क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन। तो ये हमने सेकंड एग्जांपल किया मल्टीप्लिकेशन का। उसके बाद आती है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। सबसे पहली प्रॉपर्टी स्टूडेंट इसमें कॉम्यूटेटिव लॉ। पहली प्रॉपर्टी आती है हमारी कॉम्यूटेटिव लॉ। अब इसके अंदर क्या है, जैसे आपने एडिशन मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, उसमें कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, लेकिन इसके अंदर क्या है, लेट ए इज अ मैट्रिक्स of order m by n and B is another matrix of order n by p, then AB is not equal to B। काफी सारे रीजन होते हैं कि जब किसी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं उसमें कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। वो केसेस हम डिस्कस करना चाहेंगे। पहला केस है
बड़े काम की चीजें काम आएगी आपकी ये। पहला केस है कम्यूटेटिव लॉ होल्ड क्यों नहीं करता। मान लीजिए आपने एक मैट्रिक्स लिया ए जिसका ऑर्डर है 2 बाय 3 और दूसरा मैट्रिक्स आपने ले लिया यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 1 2 3 4 5 6 7। इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है यहाँ पर आप स्टूडेंट देख सकते हो। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है यहाँ पर स्टूडेंट 3 by 4। नंबर ऑफ रो इज 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम इज 4। मैट्रिक्स ए में ऑर्डर आप देख रहे हो स्टूडेंट 2 by 3 है। मैट्रिक्स बी में ऑर्डर क्या है 3 by 4। और आप सभी को ये भी पता है कि दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कब डिफाइन होती है, कब डिफाइन होती है। नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू हो नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स बी। ए में तो नंबर ऑफ कॉलम और बी में नंबर ऑफ रो क्या होने चाहिए इक्वल। क्या ऐसा है? यस है। नंबर ऑफ कॉलम इसमें 3 है और नंबर ऑफ रो इसमें कितने हैं 3। सो ए बी एग्जिस्ट लिख सकते हो या डिफाइन लिख सकते हो, दोनों में से कोई भी वर्ड डाल सकते हो। ए बी डिफाइन बट बी ए इज नॉट डिफाइंड। बी ए इज नॉट डिफाइंड। वाई रीजन लिख देता हूं नीचे। बी की जब आप ए से प्रोडक्ट करोगे, बी में नंबर ऑफ कॉलम 4 है और ए में नंबर ऑफ रो 2 है, तो आप यहां पर रीजन क्या डालोगे नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिक्स बी इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स। आपने देखा स्टूडेंट, आपने कोई दो मैट्रिक्स ले एक ए और एक बी, इसमें ए भी तो डिफाइन है पर बी ए डिफाइन नहीं है। इस केस में क्या होगा, जब ए भी डिफाइन हो रहा है और बी ए डिफाइन नहीं हो रहा है तो कैसे ए भी बी ए के इक्वल आ सकता है? आ ही नहीं सकता। ये आपका फर्स्ट केस है। सेकंड केस, सेकंड केस में क्या है देखिएगा आप। इसका एक मैट्रिक्स आपने लेना है ए जिसका ऑर्डर 2 by 2 और दूसरा मैट्रिक्स बी है जिसका ऑर्डर हमने लेना है 3 by 2, यानी उसमें 3 रो होनी चाहिए 1 2 3 4 5 6। अब आप यहां पर देखिएगा बोथ ए बी एंड बी ए आर डिफाइंड, दोनों डिफाइंड। वाई देखो ए बी डिफाइन कर रहे हैं, ए बी जब डिफाइन है तो उसका ऑर्डर क्या आएगा, ए बी में क्या होना चाहिए, इसमें नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो इक्वल है, तो तब ए बी का जो ऑर्डर आएगा वो 2 by 2 है। और बी का ऑर्डर क्या है यहां पर, बी की इंटू ए, यानी बी की ए से प्रोडक्ट करोगे तो उसका ऑर्डर क्या आएगा 3 by 3। अब केस कैसा है स्टूडेंट, आपने दो मैट्रिक्स लिया, ए बी भी डिफाइन है और बी ए भी डिफाइन है, दोनों डिफाइन है, लेकिन दोनों डिफाइन तो है, ए बी को बी ए के इक्वल आना है। याद करो दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते थे, जब उनका ऑर्डर सेम होता है। इसका ऑर्डर 2 by 2 है, इसका ऑर्डर 3 by 3 है। सो मैं यह कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं कि ए बी मेरा बी ए के इक्वल कभी आ ही नहीं सकता इस केस में भी। क्यों? क्योंकि इनका ऑर्डर सेम नहीं है। आप एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा जल्दी से। स्टूडेंट आपने दो केस डिस्कस किए हैं कॉम्पिटिटिव लॉ में। एक कॉम्पिटिटिव लॉ पहले केस में तो क्या था कि आपने दो मैट्रिक्स लिए ए और बी,
वहां ए बी डिफाइन है, बी ए डिफाइन नहीं है, तो ए बी बी ए के इक्वल नहीं आ सकता। दूसरा केस आपने लिया ए और बी, इसमें ए बी भी डिफाइन है, बी ए भी डिफाइन है, लेकिन उनका ऑर्डर इक्वल नहीं आ रहा है, तो इसलिए ए बी बी ए के इक्वल भी नहीं हो सकता इस केस में भी। नेक्स्ट केस आ रहा है हमारा थर्ड। अब थर्ड केस में क्या है, आप देखिएगा एक मैट्रिक्स ए लिया हमने 1 2 3 4 और दूसरा मैट्रिक्स बी हमने लिया 2 3 4 5। इसका ऑर्डर 2 by 2 है और बी का ऑर्डर भी कितना है 2 by 2। यहां पर आप देखिए ए बी भी डिफाइन है और बी ए भी डिफाइन, बोथ ए बी एंड बी ए आर डिफाइन, दोनों डिफाइन है। बट क्या होगा देखिएगा, नाउ ए को जब आप बी से प्रोडक्ट करते हो 1 2 3 4 और बी के यहां पर 2 3 4 5, प्रोडक्ट कीजिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 1 जा 2 4 2 जा 8, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 plus 10, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 into 2 3 2 जा 6 plus 4 4 जा 16, सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 3 जा 9 और 4 5 जा 20, which is equal to 10 13 22 29। एंड जब आप बी ए निकालते हो तो बी क्या है 2 3 4 5 और मैट्रिक्स ए क्या है 1 2 3 4। जब आप इन दोनों का प्रोडक्ट करते हो तो क्या आता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 plus 9, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 4 plus 12, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 plus 15, सेकंड रो सेकंड कॉलम 8 plus 20, which is equal to 11 16 19 28। आप देख सकते हो यहाँ पर ए बी और बी ए तब भी इक्वल नहीं है। कब? जब ए बी भी डिफाइन है, बी ए भी डिफाइन है, ए बी का ऑर्डर भी आपका क्या आएगा 2 by 2 आएगा और बी ए का ऑर्डर भी क्या आएगा 2 by 2। तो सेकंड केस के अंदर क्या था, ए बी भी डिफाइन था, बी ए भी डिफाइन था, इनके ऑर्डर डिफरेंट थे। अब ए बी भी डिफाइन है, बी ए भी डिफाइन है, इनके ऑर्डर भी सेम आ गए, फिर भी ए बी बी ए के इक्वल नहीं आ रहा। एक लास्ट केस डिस्कस करते हैं हम, केस नंबर 4। लेट एक मैट्रिक्स ए मैंने लिया 2 0 0 2 और दूसरा मैट्रिक्स मैंने ले लिया पर 3 0 0 3। मैट्रिक्स ए भी 2 by 2 ऑर्डर का है और बी भी 2 by 2 ऑर्डर का है। यहां भी क्या होगा, बोथ ए बी एंड बी ए आर डिफाइंड, दोनों डिफाइंड और एक स्टूडेंट ए बी बी और बी ए बी, तो आप यहां पर देख सकते हो। और दोनों के ऑर्डर क्या है, ऑफ ऑर्डर 2 by 2, दोनों के ऑर्डर 2 by 2 भी आ रहे हैं। अब देखते हैं क्या ए बी बी ए के इक्वल आता है। मैट्रिक्स ए है आपका 2 0 0 2 और मैट्रिक्स बी क्या 3 0 0 3। प्रोडक्ट कीजिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 6, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 और सेकंड रो सेकंड कॉलम 6। एंड बी ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स बी 3 0 0 3 और मैट्रिक्स से 2 0 0 2। जब आप बी को ए से प्रोडक्ट करते हो 6 0 0 6, इसका ऑर्डर भी 2 by 2 आया और इसका ऑर्डर भी 2 by 2 आया। अब देखो यहाँ पर जब मैंने दो मैट्रिक्स लिए ना, ए मैट्रिक्स लिया और बी लिया, दोनों का ऑर्डर 2 by 2 है, ए बी भी डिफाइन है, बी ए भी डिफाइन है, दोनों का ऑर्डर भी सेम आ गया और ए बी इज इक्वल टू क्या है बी ए। चारों केसेस से क्या एनालिसिस किया हमने, आपने देखा जब हमने मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स की पहली प्रॉपर्टी पढ़ी जिसको हम कॉम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं, फर्स्ट केस के अंदर क्या आया, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी। सेकंड केस में भी क्या है, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी। थर्ड केस में भी क्या है, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। बट फोर्थ केस में क्या गया, ए बी इक्वल टू बी ए।
यानी मल्टीप्लिकेशन लॉ में कॉम्यूटेटिव लॉ आपका मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स के अंदर आपका जो कॉम्यूटेटिव लॉ है वो होल्ड कर भी सकता है और नहीं भी कर भी सकता है और नहीं भी। इसका मतलब कॉम्यूटेटिव लॉ कुछ केसों में होल्ड करता है, कुछ में नहीं करता। तो अंत में हम क्या लिखेंगे, नेक्स्ट ये आप कर चुके थे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में आप लिखोगे इन 4 केसेस कॉम्यूटेटिव लॉ में और may not be hold। भाई कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर भी सकता है और नहीं भी, ठीक है। देखो हमेशा होल्ड करेगा ये कब, जब आपकी मैट्रिक्स, कोई बता सकता है और भी मैंने किस टाइप की मैट्रिक्स ली है, मैट्रिक्स ए किस टाइप का मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स बी किस टाइप का मैट्रिक्स है। कोई बताएगा? ए और बी दोनों ही क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। जब जब आपके मैट्रिक्स डायगोनल होंगे तब तब आपका जो कॉम्यूटेटिव लॉ है वो हमेशा होल्ड करेगा। लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स भी एक मैट्रिक्स ही होता है, स्केलर मैट्रिक्स ही है। यहां पर क्या है कि कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर गया, किसी केस में करता है किसी में नहीं करता, तो इसका मतलब कॉम्यूटेटिव लॉ पूरी तरह से होल्ड नहीं करता। नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी आती है हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी है स्टूडेंट एसोसिएटिव लॉ। अब एसोसिएटिव लॉ में क्या है कि आपके पास कोई 3 मैट्रिक्स होंगी, ए बी एंड सी आर 3 मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर m by n, n by p और p by क्या हो, then ab into c is equal to a into bc। इसमें क्या होता है कि आपका कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। थर्ड प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ थर्ड जो प्रॉपर्टी आपकी कॉम्यूटेटिव लॉ एसोसिएटिव लॉ, तीसरे तरह की जो हमारी प्रॉपर्टी आती है इसमें वो है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसमें क्या होता है, इसमें भी आपके 3 मैट्रिक्स होते हैं, ए बी एंड सी आर 3 मैट्रिसेस, then a plus b into c। यह फर्स्ट पार्ट है आपका a plus b into c is equal to ac plus bc। सेकेंड पार्ट a into b plus c is equal to ab plus ac। फोर्थ प्रॉपर्टी आती है, आप किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हो, लेट A इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n and I is the identity matrix, then
इज इक्वल टू दिस। एक ये मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है आपकी, जब आप किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हो तो ये ऐसे होल्ड करता है। उसके बाद अगर मैं इन जनरल में बात करूं, इन जनरल में क्या होगा, अगर आपके मैट्रिक्स एक और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर इक्वल हो तो आइडेंटिटी ए इज इक्वल टू ए आइडेंटिटी होता है। अगर आपका ए क्या चल रहा है, यहाँ पर स्केयर मैट्रिक्स चल रहा है। फिफ्थ जो प्रॉपर्टी है हमारी, फिफ्थ प्रॉपर्टी में क्या है, एक जबरदस्त है प्रॉपर्टी, ये बार बार पूछी जाती है। प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिसेस इज जीरो मैट्रिक्स। आपने कभी नहीं सुना होगा स्टूडेंट, क्या जब कभी हम दो नॉन जीरो नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं, एक जीरो नंबर आ गया, ऐसा कभी नहीं होता कि 1 into 2 आपका जीरो आ गया हो, लेकिन मैट्रिक्स के अंदर ऐसा होता है, दैट इज लिख लेता हूं मैं, कि अगर कोई दो नॉन जीरो मैट्रिक्स हो तब क्या होता है, उन दोनों मैट्रिक्स की प्रोडक्ट जीरो मैट्रिक्स होता है। दो नॉन जीरो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट जीरो आते हैं। कैसे, एग्जांपल देते हैं, लेट ए मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है 0 3 0 0 0 3 0 0। मैट्रिक्स बी है आपका 2 0 0। क्या मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स है? नहीं। जीरो मैट्रिक्स कौन सा होता है ना, जिस मैट्रिक्स के अंदर सारी एंट्री जीरो हो, सारे एलिमेंट जीरो हो, लेकिन इस मैट्रिक्स में एक एलिमेंट ऐसा है जो जीरो नहीं है, तो ए को जीरो मैट्रिक्स नहीं बोला जा सकता। सिमिलरली बी में सारे एलिमेंट जीरो नहीं है, एक एलिमेंट ऐसा है जो आपका जीरो नहीं। दिस इज इंप्लाई, यहां से श्योरिटी है, ना तो ए जीरो है और ना बी जीरो मैट्रिक्स है। जब हम इन दोनों का प्रोडक्ट करके देखेंगे, 0 3 0 0 2 0 0 0, मल्टीप्लाई करोगे स्टूडेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 और सेकंड रो सेकंड कॉलम 0। दिस इज इंप्लाई ए बी इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। यहां पर आपने देखा ए और बी दोनों मैट्रिक्स की जब हमने प्रोडक्ट की है तो वो क्या है, आपकी एक जीरो मैट्रिक्स है। उसके बाद है एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप जल्दी से स्टूडेंट। नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आती है हमारी वो है मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। प्रॉपर्टी का नाम है मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। ये भी मल्टीप्लिकेशन के अंदर एक प्रॉपर्टी है। इसमें क्या होता है, आपकी पॉलिनोमियल है, मान लीजिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन ए एन एक्स रेज पावर। बी आ polynomial in variable x and A be any स्केयर मैट्रिक्स। ए कोई आपका स्केयर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n बाई, तब क्या होगा स्टूडेंट,
अगर आप x की जगह मैट्रिक्स A रख देते हो तो जहां जहां भी इस पॉलिनोमियल में x है वहां पर A हो जाएगा। बस आपने चीज का ध्यान रखना है, पॉलिनोमियल के अंदर जो कांस्टेंट टर्म है A नोट, यहां पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है। ये बात आपने खास ध्यान रखनी है इसमें। प्लस A1 A प्लस A2 A स्क्वायर एंड सो ऑन an x raised power b are matrix polynomial in matrix A। एग्जांपल देखिएगा, एग्जांपल में क्या है, मान लीजिए आपके पास कोई भी इक्वेशन है या पॉलिनोमियल है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 6 है। जब आप x की जगह a रिप्लेस करते हो तो ये क्या बन जाता है आपका, ये तो आपका सिंपल पॉलिनोमियल x वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। जब आप x की जगह यहाँ पर a रख देते हो तो यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 5a प्लस में 6 आइडेंटिटी, फिर ये बन जाएगा आपका मैट्रिक्स पॉलिनोमियल, मैट्रिक्स polynomial। Understand? Next property है student, lastly positive integral power of a square matrix। जब आप किसी स्क्वायर मैट्रिक्स की पॉजिटिव इंटीग्रल पावर लेते हो, पहले तो आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। मान लीजिए मैंने ए को स्क्वायर मैट्रिक्स लिया है, देन आप ये तो मानते हो a इनटू a डिफाइन होगा क्योंकि a क्या हमारे स्क्वायर मैट्रिक्स है, और a इनटू a जब डिफाइन है तो a इनटू a को हम a स्क्वायर राइट कर सकते हैं, एंड a इनटू a स्क्वायर इज इक्वल टू a क्यूब इज इक्वल टू a स्क्वायर